बच्चों हमने अपना काइनेमेटिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है काफ़ी डिटेल में पढ़ के। अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का, या फिर बहुत जगह इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, एनएलएम शॉर्ट में। तो देखो बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, और बहुत अच्छी तरीके से आप इसको काइनेमेटिक्स के कंपैरिजन में कम क्लासेस भी लगने वाली हैं इसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा ये चैप्टर। ठीक, तो देखो सबसे पहले जानते हैं फोर्स के बारे में। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब चैप्टर को पढ़ रहे थे पूरे काइनेमेटिक्स में, तो हमने मोशन को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी आ रही है, एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, ये सब सारी चीजें। लेकिन अभी तक हम उस मोशन का कॉज नहीं पढ़ रहे थे। इसका मतलब कि देखो, एक ब्लॉक था, जैसे मान लो अभी तक हम यही क्वेश्चन पढ़ते थे ना, कि एक ब्लॉक है, रेस्ट में पड़ा हुआ है। अब इसके बाद इसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल गया, और बताइए 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं पढ़ते थे कि आखिर में इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो चलना क्यों शुरू किया। ठीक है, कैसे इसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इस चीज को पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो बच्चा, ये जो रेस्ट में ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक को मिलता है एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की वजह से ये ब्लॉक पाता है वेलोसिटी, उस वेलोसिटी की वजह से ब्लॉक करता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात। तो अब हम इस फैक्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फोर्स। ठीक, तो अगर आप बात करो कि फोर्स क्या होता है, तो जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना चाहते हैं तो फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। ठीक, तो ये जो पुश और पुल करने के लिए जो चीज आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो बच्चों आप ये पता है आपको कि इसकी यूनिट जो है, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है, न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में एन से रिप्रेजेंट इसको यूनिट को करते हैं। ठीक, अच्छा, इसका एक सीजीएस यूनिट भी है, काफी मजेदार। ठीक है, सीजीएस यूनिट, और जिसको हम बोलते हैं डाइन। ठीक, ये वो वाला डायन नहीं है, ठीक, ये डाइन नाम है इसका। अब इसके बाद इसका सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता भी होगा कि अगर इसके एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें, तो जैसे फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर इसका एक यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट ये भी होगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बच्चों में 1 न्यूटन के बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब इसको जैसे मान लो सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, तो यहाँ केजी है, इसको ग्राम में कर लीजिए 10⁻³ ग्राम, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए 10⁻² सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद सेकेंड तो सेकेंड में ही रह जाएगा, तो ये बच्चा आ गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन। ठीक, तो यहाँ पे बच्चा सीजीएस यूनिट फोर्स की डाइन हो गई, और उसके अलावा यहाँ पे ये याद रखना कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्लियर है बात। अच्छा, फोर्स जरा बताओ तो, फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा आप बचपन से जानते हो कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे आप फोर्स के बारे में इतनी चीज जान लो कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये सब आपको पता है। यूनिट वेक्टर क्वांटिटी, ये अरे यूनिट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, अगर फोर्स का बात करें तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा mlt-2। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम टाइम नहीं देंगे, ये आप जानते हो इन सारी चीजों को। ठीक, हम बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ में पहला लॉ क्या है, पहला लॉ, तो बच्चा ये लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो सदा ही रेस्ट में रहेगा, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है वो हमेशा उसी प्रकार के मोशन में रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ध्यान देना, मैंने बोला है उसी प्रकार के मोशन में रहे। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे इसको पहले छाप लो, यहां से जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको इसी तरीके से अपनी कॉपी पे छाप लो, इसको छाप लिया। अब इसके बाद फिर इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये आप लिख चुके हो इसको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स
देन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो बच्चा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो ये तब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इसके ऊपर तो फोर्स बराबर, अभी हम पढ़ेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वजह से मिलेगा इसको बच्चा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी से ये डिस्प्लेसमेंट करना शुरू करेगा। क्लियर है? तो यहां पे अभी ये चीजें हम देखेंगे। तो फोर्स जब लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे जो रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो फिर मूव करना शुरू करेगा। अच्छा, फोर्स का मतलब नेट फोर्स यहाँ पे लिखवाया गया है आपको जो नोट्स में। जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स आप F इधर से लगा दिए, F इधर से लगा दिए, तो फोर्स तो लगाया आपने यहाँ पे, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा? एकदम नहीं, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। ठीक है, चलो। अच्छा, उसमें एक दूसरा चीज बोला था मैंने कि उसी प्रकार के मोशन में रहेगा। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो एक पार्टिकल जो है वो चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हमेशा ही 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलता रहेगा उसी डायरेक्शन में जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर देते। ठीक है, इसका मतलब सोचो कि एक पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि ये पार्टिकल अब 2 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ चल रहा है। ठीक है, इसमें बना देते हैं यहाँ पे डायग्राम। देखो, पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, थोड़ी देर बाद आपने देखा ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ चल रहा है। तो अब बताओ, यहां से यहां के बीच में क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? जरूर लगा होगा। अगर नहीं लगा होता तो इसकी वेलोसिटी नहीं बदली होती। ठीक है, देखो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया ना, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन था, और एक्सेलरेशन कब आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन तब आएगा जब पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगेगा। समझ में आई बात? इसका मतलब जरूर यहां से ये चेंज होने में पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगा है। ठीक है, तो अभी तक आप ये चीज सीख रहे थे कि वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब पार्टिकल के पास जरूर एक्सेलरेशन है। अब उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि अगर मोशन चेंज हुआ है, ठीक है, मोशन का नेचर, तो इसका मतलब जरूर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा होगा। बच्चा, फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसका मतलब कि पार्टिकल जो है वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति को मेंटेन रखेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं, ये पहला लिख चुके हो गए आप, चलते हैं सेकंड पे। तो सेकंड लॉ इसका क्या है न्यूटन्स का? वो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब देखिए, अभी तक हमने ये बात कर ली कि पार्टिकल रेस्ट में था। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये तो समझ में आ गया कि उसका इनर्शिया जो होगा, मतलब उसका जो मोशन का नेचर होगा वो बदलेगा। ठीक, मतलब रेस्ट में है तो चलना शुरू करेगा, लेकिन किस रेट से उसकी वेलोसिटी बदलेगी ये सब सारा कुछ बताता है अपने को सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बच्चों, मोमेंटम क्या होता है? तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। या पढ़े हुए हो? ठीक है, इतना तो पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, अभी जान लो। इस चैप्टर के बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बच्चा मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहां पे अगर बात करें तो न्यूटन ने ये बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वही होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्स आप किसी के ऊपर जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है, उसका मोमेंटम उतनी तेजी से बदलेगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक, ऑब्वियसली ये चीज आप फील भी करते होगे। एक बॉल को धीरे से फेंको वो वहीं पे गिर जाएगा, तेज फेंको वो आपके हाथ से तेज जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, बच्चा इसके ऊपर अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके ऊपर आप 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, वही सेम 1 kg का ब्लॉक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये प्रति सेकंड इसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी? 10 से।
इसकी प्रति सेकंड वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी? 20 से। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 से, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 20 से, तो मतलब मोमेंटम भी किसका तेजी से बदल रहा है? इसका, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी बढ़ रहा है। जिसकी वेलोसिटी तेज बढ़ेगी उसका मोमेंटम तेज बढ़ेगा। तो किसकी वेलोसिटी तेज बढ़ी? इसका। तो जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे मोमेंटम उतनी तेजी से चेंज होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस चीज को, इसके ऊपर थोड़ा और रिसर्च करते हैं। तो देखो यहाँ पे कि मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब इसके बाद ये चीज अपने को पता है, तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो फोर्स होगा बच्चा, इसको आप लिख सकते हो dp बाई dt, लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। यही तो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। ठीक है, तो यहां से ये न्यूटन ने ये एक्सप्रेशन दिया, ये बोला। भाई लॉजिक से भी ये चीज आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो। अब इस चीज का यूज करते हैं, थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स में थोड़ा डेरिवेशन करते हैं। देखो F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब जरा dp बाई dt में p की जगह mv पुट कर दो। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया, हमारे पास जगह नीचे कम है, हम बगल में लिख रहे हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब ये जो f है इसको लिखा जा सकता है, हमारे प्यारे बच्चे लिखेंगे dp बाई dt और p की जगह लिख देंगे m इंटू वी। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद फिर यहाँ पे मास बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया dv बाई dt। अच्छा, dv बाई dt क्या होता है? तो बच्चा ये तो होता है एक्सेलरेशन, पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये माना है कि मास जो है वो कांस्टेंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मास तो हमेशा कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है, मास भी एक वेरिएबल क्वांटिटी, ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपके लेवल में मास कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मास बाहर आ गया डिफरेंशिएशन के, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हम धड़ल्ले से जो यूज करते हैं, ये एक्चुअल में क्या चीज है? न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जो कि बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है। ठीक, तो सेकेंड लॉ लिख डालो और यहाँ तक ये भी लिख डालो। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। तो आप कैसे बोलोगे, कैसे लिखोगे? ये चीज न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट, इसको डिफरेंशिएट करके मास इनटू एक्सेलरेशन तक लेके जाओगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। इसके बेसिस पे एक एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है तुरंत देख के ही आप बता दोगे इसको। तो 2 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बता बच्चा यहाँ पे एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का कितना होगा? ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। बड़ा मजेदार लॉ है, आप लोग यूज भी करते हैं इसको। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, आपने क्या किया, ये आपका दोस्त है, थोड़ा चंट टाइप का दोस्त, इसको आपने क्या किया, ये पर्सन ए आप हो, ये पर्सन बी वो आपका दोस्त है, आपने क्या किया, उसको झन्नाटेदार एक थप्पड़ लगा दिया। ठीक है, अब जब आपने ये थप्पड़ मारा तो आप क्या करोगे, उसके गाल पे एक फोर्स लगाओगे। ठीक, अब बात किया जाए तो आपका हाथ फोर्स किस पे लगा रहा है? उसके गाल पे। लेकिन क्या आपके हाथ पे कोई चोट नहीं लगेगा? आपके हाथ पे भी चोट लगेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपके हाथ पे भी चोट लगेगा, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि उस चोट का एहसास दोनों के लिए अलग होगा। ठीक है, आपके हाथ पे उतना फोर्स लगे, आपका हाथ जो है वो इस हिसाब से काम करता रहता है, यहाँ का जो मतलब कि चोट सहने की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको उतना फील नहीं होगा, लेकिन आपके दोस्त को काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
देखो, तो जितना फोर्स आपके हाथ ने उसकी गाल पे लगाया उतना ही फोर्स उसके गाल ने आपके हाथ पे भी लगाया। देखा जाए तो वो हिसाब बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी चोट के मामले में हिसाब बराबर नहीं होता, लेकिन फोर्स के मामले में यहाँ पे हिसाब बराबर है, ठीक। तो कोई ए बॉडी बी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगा, बी बॉडी भी ए बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ में आई बात? अगर मान लो कि मैं इस स्क्रीन को पीछे धक्का दूं, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगाऊं, तो ये स्क्रीन भी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब कि आप कोई भी फोर्स अगर लगाते हो तो उसका एक रिएक्शन फोर्स जरूर होगा, ठीक है, जो कि ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड का होगा और ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे तो उसमें इन चीज़ों को एकदम डिटेल में जानेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा आपको इसका एक्सपीरियंस भी होगा। चलो, अब हमारे बच्चे न्यूटन्स लॉ सीख चुके हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ इतना ही है, यही 3 लॉज हैं, चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ठीक है। बिन प्रैक्टिस सब सून। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको 3 लॉज तो बता दिया, लेकिन इन लॉज पे प्रैक्टिस और ये लॉज कब कब अप्लीकेबल हैं ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब ये जो न्यूटन्स लॉ हैं ये कब अप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो बात किया जाए तो देखो, न्यूटन्स लॉज फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहा हूं, आर नॉट अप्लीकेबल कब? इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब फ्रेम क्या होता है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दो तरीके के फ्रेम होते हैं। इनर्शियल का मतलब कोई ऐसा ऑब्जर्वर जो कि अनएक्सेलरेटेड है और वो किसी मोशन को देख रहा है, तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ जो होगा वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल मतलब कोई एक्सेलरेटेड पर्सन है, वो अगर न्यूटन्स लॉ लगाए तो उसके लिए न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। और दूसरी बात, फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आर नॉट अप्लीकेबल, इसको आप ऐसे लिख लो, आर नॉट अप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटेड। और दूसरा क्या है कि फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फॉर पार्टिकल्स मूविंग विथ स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब आप देखो, जब पहले मैं फर्स्ट पार्ट को मतलब कि ये पहली जो लाइन है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, पहली लाइन क्या चीज बोली गई है कि न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो, जैसे कि यहां पे मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक। तो ये बच्चा 2 kg का ब्लॉक है। अब सोचो ये यहां पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, ठीक है, और मेरा जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं ऑब्जर्वर जो हूं वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो, दो तरीके के हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल, ठीक है। अभी इनको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जब स्यूडो फोर्स की बात करेंगे, जब न्यूटन्स लॉ के आखिरी टॉपिक में, तो आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के बारे में लिखवा दूंगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना जान लीजिए कि न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनर्शियल का मतलब ऑब्जर्व जो कर रहा है वो अनएक्सेलरेटेड, ठीक है, भले मूव कर सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जैसे मान लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के, एक हो गया इनर्शियल, इनर्शियल में क्या खास बात, एक्सेलरेशन 0, और एक है नॉन इनर्शियल, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है बच्चा वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
अब जरा बताओ कि मैं अगर ऑब्जर्वर हूं और मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा हूं, तो बताओ मैं कौन सा ऑब्जर्वर हुआ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? तो बच्चा मेरे पास एक्सेलेरेशन है, मतलब मैं कैसा ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल। अब देखो, मतलब मैं जिस फ्रेम में देख रहा हूं, जिस नजरिए से देख रहा हूं इसको, वो कौन सा नजरिया है, नॉन इनर्शियल। ठीक, अब देखो, अगर मैं आगे की तरफ भागना शुरू करूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो जरा बताओ, अच्छा अभी आप ग्राउंड से इसको देखो, आप अगर देखो इस 2 kg ब्लॉक को, ठीक है, आप स्टेशनरी हो, बैठ के देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, तो ये 2 kg वाला जो ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा जरा बताओगे, 0। तो इसका एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स 0 बच्चा, तो एक्सेलरेशन भी 0, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। क्लियर है बात, एकदम सब कुछ सही, न्यूटन्स लॉ एकदम वैलिड, आपको दिख रहा है कि फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए फॉर्मूले के थ्रू, और ये एक्सेलरेशन 0 आ भी रहा है। लेकिन आपके लिए जो सही है जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी वही चीज हो। अब देखो कैसे, मैं ऑब्जर्वर हूं, ऑब्जर्वर होते ही मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा हूं, ठीक, तो मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में बताओ, मेरे रिस्पेक्ट में ये जो 2 kg का ब्लॉक था वो किधर की तरफ जा रहा है, तो बच्चा उसका एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बात, तो ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये पीछे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक, तो अब देखो मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता हूं इसके ऊपर, तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूं तो मैं क्या देखूंगा कि इस 2 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो बच्चा 2 kg के ऊपर फोर्स तो 0 लगा, कोई है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए। लेकिन अगर इसके एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसका एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ये क्या हो गया मेरे लिए, देखो फोर्स तो 0 लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका मतलब F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में देखा जाए तो फोर्स तो 0 लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो न्यूटन्स लॉ है ये मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, मतलब अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा हूं। क्लियर है बात, ठीक है, तो इस चीज को देखना। अब अगर यहां पे देखा जाए, अगर मान लो कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता, ठीक है, मान लो मैं वेलोसिटी से चल रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड और मेरा एक्सेलरेशन 0 है, अब मैं कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, इनर्शियल। ठीक, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, तो अब देखो मेरे रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, तो जब मैं आगे 5 मीटर पर सेकेंड से जाऊंगा तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ आएगा। आपके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, 0, आपके रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0, आपके रिस्पेक्ट में फोर्स भी 0। अब सोचो मैं आगे बढ़ना शुरू किया 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और उसके अलावा इसके ऊपर फोर्स है 0। अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूं 5 से आगे बढ़ते जा रहा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक भी 5 से पीछे बढ़ते जा रहा है। जरा बताओ मेरे रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर बच्चे ये 5 से ही पीछे चलते जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0। मतलब अगर मैं मूव करते हुए भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी नहीं चेंज हो रही है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, मतलब कि न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल है। क्लियर है बात, तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा, नॉन इनर्शियल में अप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा अब आते हैं जो दूसरा पॉइंट हमने आपको लिखवाया कि न्यूटन्स लॉ जो है, ठीक है, अच्छा वहां पे सेकंड और थर्ड लॉ की बात की है ना मैंने, ये सब घबराए ना, ये डिटेल में हम जाएंगे जब न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे आगे, तो आपको बताऊंगा कि सेकंड एंड थर्ड ही क्यों फेल कर रहे हैं, थर्ड क्यों नहीं फेल कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब आते हैं अगले पे, अगला पॉइंट क्या था बच्चा, तो अगला पॉइंट ये था कि फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, केमिस्ट्री में आप काफी आगे बढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ काफी तेजी से घूमता है एटम के अंदर। अब यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है,
ठीक है, काफ़ी लोग पढ़ोगे अगर पढ़ाई को डिटेल में आगे कंटिन्यू करते हो तो। अब उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब आप यूजुअली ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जब आप बीएससी या बीटेक मतलब साइंस कोर साइंस में जाते हो, तब जाके फिर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो बच्चे ये जो मास होता है ना, जैसे कि मान लो आप ये बोल देते हो कि 2 kg का ब्लॉक है, उसका मास जब वो चलना शुरू किया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो आप मास कांस्टेंट ही लेते हो 2 kg, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है देखो, m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ये देखो 1 में से माइनस हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर घटा, डिनोमिनेटर घटा मतलब मास जो है वो बढ़ेगा। एम नॉट क्या है, एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास, ठीक है, और यहाँ पे एम को बोलते हैं मोशनल मास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, और एक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, तो जब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में डील कर लेते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको आप क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं डील कर सकते, उनको आपको क्वांटम मैकेनिक्स से डील करना होगा। ठीक है, उसमें न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर बोर मॉडल अगर आपने देखा तो बोर मॉडल में आपने न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया, मतलब कि ये बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वजह से उसको सेंटीपीटल फोर्स मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, न्यूटन्स लॉ है। लेकिन वहीं बोर्स मॉडल का ड्रॉबैक क्या था कि हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बता सकते। ठीक, तो वहां पे ये चीज फेल कर गया। तो बच्चा ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, वो इतने सीधी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं कि आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स से उन सब चीज़ों को बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स रोल में आता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे देखो मास भी वेरिएबल हो गया, तो मास वेरिएबल हो गया तो सोचो वो जो स्टेप हमने लिया था कि F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और P की जगह हम रख दिए थे m इंटू वी, तो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी, इसमें बताओ क्या मास को बाहर ले पाएंगे? नहीं ना, अगर मास मान लो समय के साथ बदलने लगे। तो इसी वजह से यहाँ पे न्यूटन्स लॉ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है बात? तो चलो ये तीन चीजें हमने देख डाली। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, देखो इस चैप्टर में एक है कि अभी हम आपको बेसिकली क्या करने वाले हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, बेसिक बेसिक बातें इस चैप्टर में सिखाने वाले हैं। ठीक है, हम आपको इस युद्ध के लिए अभी हथियार दे रहे हैं, चलाना जो है वो अभी आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो देखो अगला ये जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? तो फ्री बॉडी डायग्राम ये है कि जैसे मान लीजिए जमीन पे सरफेस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है m मास का। ठीक है, अब ये m मास का ब्लॉक उड़ने क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं ऊपर जा रहा है? क्यों? क्योंकि अर्थ जो है इसको नीचे की तरफ खींच रही है। ठीक, अच्छा जब अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रही है तो क्यों नहीं ये नीचे चला जाता? तो नीचे इसलिए नहीं जाता क्योंकि ये जो सरफेस है ये इसको नीचे जाने नहीं देता। ये सरफेस, जैसे मान लो मेरे हाथ पे ये पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर मैं हाथ हटा दूं तो ये पेन नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर मान लो कि मैं हाथ नहीं हटा रहा, यहीं पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो मैं हाथ हटा दिया तो नीचे गिर गया। लेकिन अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो किस वजह से पड़ा हुआ है? अर्थ तो इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन मेरा हाथ इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ। समझ में आ रही है बात? तो मेरा हाथ इसको नीचे नहीं जाने देना चाह रहा, इस वजह से ये एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा दे रहा है।
ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ये पेन जो है वो यहाँ पे रुका हुआ है स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो बच्चा ये जो है यहाँ पे, तो ऐसे केसेस में अगर हम इस मास के ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं ये हम ड्रॉ करें, तो जैसे इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो धरती माता कितना फोर्स लगा रही होंगी, mg के बराबर। ठीक, उसके अलावा ये जो नीचे जाना चाह रहा है ये नीचे क्यों नहीं जा पा रहा, जैसे मान लो ये चीज को आप अपने हाथ पे रखते हो तो ये आपके हाथ पे कुछ वजन लगाता है ना, ठीक है, और उसकी वजह से आपका हाथ इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। भाई ऊपर फोर्स लगाएगा तभी तो इसको रख पाएगा, अदरवाइज ये नीचे नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो mg फोर्स लगा, उसके अलावा दूसरा फोर्स कौन लगाएगा, ये जो जमीन है ये इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। तो यहां से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, जो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। क्लियर है, तो यहां पे देखो एक हो गया mg और ये हो गया नॉर्मल फोर्स n1। तो आपने क्या किया, इस मास के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को अलग अलग शो कर दिया। ठीक, इस डायग्राम को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बच्चा, बहुत बच्चे आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, हम बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन करने को, आप शॉर्टकट में क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे। तो एक चीज यकीन मानो कि इसमें कहीं भी शॉर्टकट मत यूज करना स्टार्टिंग में, पहले एक एक चीज को प्रॉपरली डायग्राम बना के करना, तभी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। अगर शॉर्टकट में जाओगे तो फिर वहाँ पे अपने लिए नुकसान करोगे। ठीक है, चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम की कुछ खास बातें, क्या खास बातें हैं, एक तो पहला पॉइंट, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हम उन सारे फोर्सेस को अलग अलग शो करते हैं जो कि कंसीडर्ड बॉडी के ऊपर लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात जिसको बुक्स में नहीं लिखा रहेगा लेकिन मैं इसको पॉइंट में लिखवा देता हूं, वो ये कि हम फ्री बॉडी डायग्राम को में उन फोर्सेस को नहीं दिखाते हैं जो वो बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रही होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये ब्लॉक जो था वो जमीन पे रखा हुआ था ऐसे। ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स लग गए, एक तो mg जो अर्थ के सेंटर ने इसके ऊपर लगाया, दूसरा ये नीचे जाना चाह रहा था तो इसको ये सरफेस नीचे जाने से रोका, इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाया जिसको हमने n1 बोला। क्लियर है बात, लेकिन सोचो ये ब्लॉक भी तो इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ, हम उसको नहीं शो करेंगे इस फ्री बॉडी डायग्राम में, समझ में आया। लेकिन हाँ, अगर सरफेस का डायग्राम हम शो करेंगे, मान लो सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इस सरफेस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं वो हम अपने को दिखाना है। तो ये ब्लॉक इस सरफेस पे लगा रखा हुआ है, ये ब्लॉक इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे हमें n1 शो करना पड़ेगा। क्लियर है बात, तो यहाँ पे देखो ये n1 किसने लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, इस सरफेस ने, तो ब्लॉक क्या छोड़ देगा इसको, नहीं छोड़ेगा, ये ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा n1। अरे बच्चा यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है बात, तो ये n1 फोर्स किसने लगाया, इस सरफेस ने, ब्लॉक ने भी क्या करेगा, n1 फोर्स लगाएगा इस सरफेस के ऊपर, सरफेस ने लगाया ब्लॉक पे, ब्लॉक ने लगाया सरफेस पे, हिसाब बराबर। क्लियर है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट, ब्लॉक ने किधर की तरफ फोर्स लगाया, सरफेस पे नीचे, सरफेस किधर लगाएगा, ब्लॉक पे ऊपर। क्लियर है बात, ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। ठीक, तो यहां पे एक चीज हमने ये देखा कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय ध्यान ये रखना है कि जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना उसी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाना, उन फोर्सेस को कदापि ना दिखाना, कतई ना दिखाना जो वो बॉडी दूसरे बॉडी पे लगा रही है। ठीक है, अगर दूसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब वो फोर्सेस दिखेंगे। ठीक है, तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बस वो फोर्सेस देखिए जो उस बॉडी पे लग रहे हैं। क्लियर है बात, चलो फ्री बॉडी डायग्राम में पहला पॉइंट लिखो, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली।
और सेकेंड पॉइंट लिखो, वी रिप्रेजेंट ओनली दोज फोर्सेस which acts on that body and we never show those forces which that body applies on other body। ठीक है, आई होप आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे आते हैं, एक टेबल है बच्चा, टेबल है कैपिटल एम मास का, उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया गया 10 kg का। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक तो ब्लॉक का बनाएंगे और एक टेबल का बनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले आराम से हमारे साथ साथ इनको बनाएंगे। ठीक है, देखो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बच्चा, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रहा है देखो। तो 10 kg का ब्लॉक है, तो एक तो फोर्सेस कौन सा लगेगा, mg। तो 10 kg है और g की वैल्यू 10, तो इसका मतलब फोर्स कितना लगा, 100 न्यूटन। क्लियर है। अब इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है वो नीचे आना चाहेगा, लेकिन कौन इसको नीचे आने से रोकेगा, टेबल का सरफेस। टेबल का सरफेस बोलेगा कि अरे भाई तू नीचे जाएगा, मेरे अंदर तो छेद हो जाएगा। ठीक है, हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये ब्लॉक बोलेगा हम तो नीचे जाएंगे, हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ठीक है हम भी लगा देते हैं फोर्स, टेबल बोलेगा। तो ये टेबल उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा, और ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं उस फोर्स का नाम है N1। क्लियर है बात, ठीक। तो N1 फोर्स कौन लगाया, टेबल लगाया है ब्लॉक के ऊपर। तो और बताओ क्या कोई और फोर्स है 10 kg के ऊपर जो लग रहा है, कोई हवा नहीं बह रही है, कोई एयर और ये सब नहीं लेना है। ठीक है, क्या तुम्हारे दिमाग में, अच्छा न्यूटन्स लॉ में हम अभी जितने भी क्वेश्चन कहेंगे पढ़ाएंगे, आपको भले कंडीशन ना दिया रहे, आप सरफेस को मानोगे स्मूथ। हम फ्रिक्शन जब चैप्टर पढ़ लेंगे तब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन को करेंगे। अभी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर सरफेस तो दिया ही नहीं है कि स्मूथ है या फ्रिक्शन वाला है। तो बच्चा न्यूटन्स लॉ में अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, सरफेस को आप मानोगे स्मूथ, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अपनी तरफ से सारे फोर्सेस जितने लग सकते थे सारे लगाए। जरा देखो तो क्या कोई और फोर्स छूट रहा है क्या, तो कोई और फोर्स नहीं छूट रहा है। ठीक, अब आते हैं जरा 10 ये टेबल के ऊपर। तो टेबल का डायग्राम देखते हैं। तो देखो, तो ये टेबल है, ये टेबल के पैर हो गए। अब टेबल का डायग्राम देखा जाए तो टेबल पे भी एक फोर्स लगेगा, कौन सा, mg। ठीक है, तो एक फोर्स लगा mg। अब उसके बाद देखो, इस टेबल ने फोर्स लगाया था किस पे, 10 kg पे N1 ऊपर की तरफ। तो 10 kg क्या इसको छोड़ देगा, ये भी फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ। तो ये नीचे की तरफ फोर्स लगाया N1। क्लियर है बात। अब उसके बाद यहां पे देखो, टेबल के ऊपर अब दो फोर्सेज हो गए, एक तो mg धरती खींच रही है उसके नीचे की तरफ, उसके अलावा ये N1 कौन लगाया, ब्लॉक लगाया। ठीक है, अच्छा ये देखो दोनों इक्वल लिए हमने, इसको N1 इसको N2 नहीं बोला है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आते हैं, तो ये जो टेबल है बच्चा, टेबल अब नीचे जाना चाहेगा, लेकिन टेबल के नीचे भी तो जमीन होगी ना, वो जमीन इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के इसको रोकेगी नीचे जाने से। क्लियर है बात। अगर मान लो यहाँ पे उस फोर्स का नाम दे देते हैं N2 N3। ठीक है, तो अगर जमीन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, तो जमीन पे लगेगा N2 और N3। जमीन ने टेबल पे लगाया N2 N3, तो टेबल भी जमीन पे लगाएगा N2 N3। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ध्यान ये चीज देते हैं, हर एक फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी रहे। ठीक, अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे जरा ये बताओ कि
ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। ये जो 100 न्यूटन है, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ है भाई? ठीक है, ये इसका रिएक्शन फोर्स, इस 10 kg का रिएक्शन फोर्स कौन है बताओ? इस 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स N1 है या फिर कोई और फोर्स है इस 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स? ठीक, तो बच्चा अगर देखोगे कि 100 न्यूटन के जस्ट अपोजिट N1 लग रहा है, ठीक, तो 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स कौन हो गया? N1। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम गलत है। ठीक है, हमेशा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं वो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को पकड़े हुए हूं, इस पेंसिल को, मैं इस पेंसिल पे फोर्स लगा रहा हूं और ये पेंसिल मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये जो पेंसिल है, मैं इस पेंसिल पे फोर्स लगा रहा हूं, पेंसिल मेरे ऊपर फोर्स लगा, मतलब कि मैं पेंसिल पे फोर्स लगाया तो वो एक फोर्स हो गया, पेंसिल मेरे पे फोर्स लगाया तो वो एक अलग फोर्स हो गया। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर याद रखिएगा सेम बॉडी पे नहीं लगेंगे। क्लियर है बात? तो जैसे कि अगर बात करें यहां पे, तो बात यह है कि अगर इस 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स खोजना है तो पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये 100 न्यूटन लगाया किसने है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो एक बार। अगर मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स है तो हम ये सोचे कि आखिर में ये 100 न्यूटन लगाया किसने। तो देखो, ये ब्लॉक था 10 kg का, ठीक है, ये 100 न्यूटन नीचे की तरफ लगा, उसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स N1 लगा। अब टेबल पे आते हैं तो टेबल का मास है M, नीचे की तरफ लगा mg। ठीक है, डायग्राम छोटा बना लो ताकि जगह बचा रहे। और दूसरी बात यह है कि mg, उसके अलावा N1 फोर्स ब्लॉक पे लगा था तो ब्लॉक भी लगाएगा N1 फोर्स यहाँ पे। ठीक, एक N1, N2 और N3 यहाँ पे फोर्स लगा। और देखो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सरफेस। अब देखो अर्थ के सरफेस पे N2 और N3 इस तरीके से नीचे की तरफ दिख जाएगा। अब देखो ये 100 न्यूटन फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया, अर्थ के सेंटर ने लगाया। बच्चा, हर एक चीज जो अर्थ पे है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होती है? अर्थ की सेंटर की तरफ। समझ में आया? तो यहां पे अगर मान लो हमारे पास तो जगह नहीं है, आप कॉपी पे ये चीज बनाना, इस डायग्राम को इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और ये दिखाना कि ये जो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स अर्थ के सेंटर पे इस तरीके से होगा। ये आपको कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे, 90% बच्चे आप देख लो, ये मान लेते हैं कि 100 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स ये N1 है। वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 न्यूटन किसने लगाया? अर्थ ने लगाया है, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है, इस ब्लॉक पे। तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा? अर्थ के सेंटर पे फोर्स लगाएगा 100 न्यूटन। ये दोनों बच्चा एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, अच्छा, ये N1 किसने लगाया है? टेबल ने। तो ये ब्लॉक भी लगाएगा टेबल पे N1 फोर्स। तो ये N1 N1 क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर्स है। क्लियर है बात? ये mg किसने लगाया? ये mg, कैपिटल mg, अर्थ के सेंटर ने, टेबल के ऊपर। तो टेबल भी लगाएगा अर्थ के सेंटर पे फोर्स कैपिटल mg के बराबर। ठीक है, तो ये जो कैपिटल mg है, ये वाला, और ये कैपिटल mg, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होते हैं वो हमेशा अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, वहां पे आप वैल्यूज को पता करिएगा जो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ब्लॉक इन ईच केस। फाइंड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन ब्लॉक इन ईच केस। पहला पार्ट ये है, 2 kg का ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये सरफेस है। नॉर्मल फोर्स का मतलब कांटेक्ट फोर्स,
ठीक है, ये सरफेस इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इस तरीके से है और यहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक्सेलेरेशन 0 है। अब आपको ये चीज सॉल्व करना है। ठीक, कंसीडर, क्वेश्चन में ये भी लिख लीजिएगा, कंसीडर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बच्चा, क्या होगा, 2 kg है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। ये जाना चाहेगा नीचे, इसको कौन नीचे जाने से रोकेगा, सरफेस, वो मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स लगा दिया N1। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट, कोई और फोर्स इसके ऊपर तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि, और एक्सेलेरेशन इसका है 0, तो इसका मतलब नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन ये लगाते हैं। तो यहां पे अगर ऊपर का फोर्स हम पॉजिटिव ले लें तो क्या होगा, N1, नीचे का फोर्स तब लेना पड़ेगा नेगेटिव, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, N1 माइनस 20, और ये बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास है 2 kg, एक्सेलेरेशन है 0, तो क्या यहां से आ गया N1 बराबर 20 न्यूटन। ठीक है, अच्छा एक चीज और भी बोल सकते थे आप कि भाई 2 kg जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब बच्चा ये हो गया कि ये जो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स आपस में बैलेंस करके 0 हो जा रहा है आपस में कट के, तो इसीलिए आप डायरेक्ट बोल सकते थे N1 इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, चलो सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस, यहाँ पे 2 kg का वही ब्लॉक है, सरफेस, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक लगा रहे हैं हम 40 न्यूटन का। ठीक है, अलग से, मतलब कि जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे और इसको कंप्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, अब जरा स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से नॉर्मल फोर्स बताओ मेरे को कितना होगा। तो बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg का ब्लॉक था, नीचे की तरफ 20 न्यूटन लगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा N1, और ऊपर से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, जो ये एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो अभी भी ये चीज ऐसा तो नहीं कि 40 न्यूटन लगाने से जमीन में छेद करके निकल जाएगा, पड़ा रहेगा ना वहीं पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका मतलब 40 न्यूटन नीचे का फोर्स, देखो या तो आप नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन लगाओ, ठीक है, या तो फिर हमें पता है कि जब ये रुका हुआ है कहीं नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स कर देंगे। ठीक, चलो, तो यहाँ पे या तो कोई बच्चा ऐसे लिखे, N1 ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स कितना है 20 और 40, तो 20 प्लस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है एक्सेलेरेशन 0, ठीक, तो ये हो गया N1, यहाँ पे ये सरफेस जब तक ना दे के मूव कर रहा है आप एक्सेलेरेशन 0 मानोगे। ठीक, तो N1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, N1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 60 न्यूटन। देखो मैंने बोला था ना कि ये जो N1 है और ये 20 न्यूटन एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है, ये N1 की वैल्यू कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था N1 एग्जैक्ट 20 के बराबर था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 न्यूटन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट देखिए। तो थर्ड पार्ट है, देखो यहाँ पे एक 3 kg का ब्लॉक है अगर मान लो, और उसको सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस का एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब सरफेस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका आपको पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अलग से एक लग रहा है 25 न्यूटन का। ठीक है, तो 25 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अलग से लगाया जा रहा है बच्चों। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि सरफेस का कितना नॉर्मल फोर्स लगेगा। चलो तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, तेज हैं, 3 kg का ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, 30 न्यूटन नीचे
अर्थ के सेंटर ने लगाया। उसके अलावा एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा है ऊपर की तरफ जो कि है 25 न्यूटन के बराबर। उसके अलावा आप देखो अर्थ का सरफेस जो है वो N1 फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं N1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर का फोर्स 25 प्लस N1 माइनस नीचे का फोर्स कितना 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास है 3 kg, एक्सेलेरेशन है 0। तो इसका मतलब आप देखो N1 की वैल्यू कितनी आ गई, N1 की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो N1 की वैल्यू आ गई बच्चों 5 न्यूटन के इक्वल। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं अगला, देखो फोर्थ पार्ट। जैसे मान लो यही 3 kg रहता और ऊपर की तरफ हम फोर्स एक्सटर्नल लगा देते हैं 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ नॉर्मल फोर्स जमीन के साथ कितना होगा, जमीन कितना फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 3 kg का ब्लॉक है, नीचे 30 न्यूटन, जमीन फोर्स लगाएगा N1 और एक एक्सटर्नल फोर्स लगा है F एक्सटर्नल जो कि है 40 न्यूटन के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन, जमीन का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 0, मतलब कि सरफेस नहीं मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक लिफ्ट के अंदर पड़ा हुआ है और लिफ्ट जो है वो ऊपर या नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चा 40 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, तो बेसिकली क्या है 40 माइनस 30। ठीक है, सॉरी आप ऐसे लिख डालो 40 प्लस N1 ऊपर का फोर्स माइनस 30 नीचे का फोर्स इक्वल टू 3 इंटू 0। ठीक है, ये मान लेते हैं पहले ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, यहां पे आप लिख लेना लेट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, पड़ा हुआ है सरफेस के साथ। अब जरा N1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। N1 की वैल्यू कितनी आ गई -10 न्यूटन के बराबर। ठीक, N1 की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बच्चा ये जो 3 kg का ब्लॉक है इसको इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो देखो ऊपर लग रहा है 40 और अर्थ उसको कितने से खींच रहा है नीचे 30, मतलब अभी भी नेट फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो ये सरफेस जो है इस सरफेस को, इस ब्लॉक को नीचे खींचना पड़ेगा कितने से 10 से। क्या ये सरफेस ब्लॉक को नीचे खींच सकता है? नहीं, सरफेस हमेशा कैसे फोर्स लगा सकता है, ऊपर की तरफ। अब सोचो मेरे हाथ जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, हाथ के ऊपर ये पेन पड़ा हुआ है, पेन को अगर मैं ऊपर उठाऊं तो मेरा ये वाला हाथ जो है, ये वाला हाथ क्या इसको नीचे पकड़ के खींचा? नहीं, जब तक ऐसा ना हो कि फेविकोल या फिर कुछ ऐसा कुछ धागे से बांध के मैं इस पेन को रखूं अपने हाथ के साथ। तो अगर धागे से बांध के रखूंगा तब जब उठाऊंगा तब मेरा हाथ उसको नीचे की तरफ खींच सकता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं खींच सकता। इसका मतलब N1 की वैल्यू -10 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब क्या है -10 का आने का मतलब? इसका मतलब अगर ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, तभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सकता है, और सरफेस नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा सकता ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिखोगे बट सरफेस cannot apply force in downward direction on block। ठीक है, तो सरफेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और ये जो ब्लॉक है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा। ठीक है, तो कांटेक्ट छोड़ देगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
that implies that block will lose contact with surface। और एक बार को ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट लूज कर दिया तो मतलब बच्चा n1 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो जब आप उठा लिए ब्लॉक को तो सरफेस और ब्लॉक में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, तो कांटेक्ट फोर्स कितना, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बेसिक चीजें जो न्यूटन्स लॉ का यूज करके हम इस तरीके से पता करेंगे। तो आपने अभी एग्जाम्पल में ये देखा कि जो mg और n1 जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं है। यह है बात। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और केसेस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।